आपका सीआरपीसी में आपका अध्याय 4 चल रहा था और अध्याय 4 को फिर एक बार आगे बढ़ाया जाए। इसमें आपका अब जो क्वेश्चन आते हैं प्री में भी आते हैं, प्री में ही ज़्यादा आते हैं। आपका अध्याय 4 धारा 36 से लेकर 40 तक में दिया गया है। तो पहले तो धारा 36 बताई गई थी, इसी के साथ सीआरपीसी की 2 और धाराएं बैरक पर ही लिख लेना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी कोरिलेशन हो, आप पेंसिल से या पेन से जिससे भी लिखना चाहें, आप जो धारा 36 पढ़िए तो कम से कम ये लिख लेना है कि सेक्शन 44 और 103। इससे ये रहेगा कि भविष्य में कभी आप एक बार बैरक उठाकर एग्जाम के समय पढ़ेंगे तो लेक्चर याद आ जाएगा। यहाँ सर ये कहे थे कि 36 पढ़ते समय आप 44 और सीआरपीसी की कौन सी धारा 103, तीनों धाराएं मैं डिटेल में बताया था। तीनों धाराओं में एक ही सिद्धांत है और वह ये सिद्धांत है कि जो प्राधिकारी, जो अथॉरिटी, जो व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं कर सकता है वह उस कार्य को किससे करा नहीं, जो उल्टा हो गया का, जो प्राधिकारी किसी कार्य को दूसरों से करा सकता है वह उस कार्य को क्या कर सकता है, स्वयं। इसके उल्टा भी नियम है सीआरपीसी में, वो आगे बताया जाएगा क्योंकि मिक्स हो जाएगा, यानी कि कई नए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश देकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं भी ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार। ये आपका 44 में, तो 36 आपका बताया गया था। फिर मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता, तो 37 भी बताया गया था कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। उत्तराखंड में हेडिंग बना था ये क्वेश्चन प्री में। 38 हम चल रहे थे, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो इसको हमने बताया था, फिर एक बार देखिए, बहुत अच्छे से हमने बताया था। और इसको जब पढ़िएगा तो सीआरपीसी की धारा 72 को रिलेट करिएगा और 73, मैंने धारा 38 को पढ़ने के साथ देखिए, सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होता है और पुलिस अधिकारियों को न्यायालय आदेशित करता है कि वह वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में हाजिर कराए। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। और वह अपवाद मेंस में भी आया भाई, शॉर्टकट में वो ऐसे ही शुरुआत करेंगे आप। वह अपवाद सेक्शन 72 में और 73 में दिया गया है। अब 72 में है कि अगर न्यायालय को लगता है कि तुरंत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है और उस समय कोई पुलिस अधिकारी वहां नहीं है, तो न्यायालय किसी भी व्यक्ति के नाम क्या जारी कर सकता है, वारंट। और उसी प्राइवेट व्यक्ति को कह देगा कि इनको क्या करिए, गिरफ्तार। दूसरा जो प्रावधान है 73 में शुद्ध रूप से है, अगर निकल भागा सिद्ध दोष है या उद्घोषित अपराधी है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो अजमानती अपराध कर किया हो और अपनी गिरफ्तारी से बच रहा हो, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं और प्राइवेट व्यक्ति को आदेशित कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आप क्या करिए, जब भी मिले तो गिरफ्तार। सामान्य नियम नहीं है ये, सामान्यतः किसके नाम जारी होता है, पुलिस के, पुलिस को आदेशित किया जाता है। आपका ये अपवाद ही मानिए कि प्राइवेट व्यक्ति को भी न्यायालय ने क्या किया, आदेश। इसके बाद 39, कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना। तो आपका
कम चांस इसमें रहता है। बस 2 लाइन जानना है कि 39 में आपका ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कुछ अपराधों के बारे में ज्ञान रखता है तो ऐसी दशा में वह इसकी इत्तिला या सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट को दे या पुलिस अधिकारी को दे। और आपका अगर आप कोई कह सकते हैं कि अब कुछ अपराधों की जानकारी रखते हैं लेकिन न तो पुलिस को सूचना देते हैं न मजिस्ट्रेट को, तो आप दंड के भागी होंगे। यानी कि सूचना देने में लोभ करना, सूचना न देना। तो आईपीसी की किस धारा में अपराध के बारे में बाध्य होते हुए सूचना न देना दंडनीय है? ये देखना पड़ेगा भाई, 187 88 नहीं देखना पड़ेगा। सूचना न देना, गलत सूचना नहीं, सूचना छुपा लेना जानते हुए कि अपराध हुआ है। भाई गलत सूचना अलग बात है, सूचना गलत निकली अलग बात है, और सूचना छुपा लेना क्या है अलग बात। इसके लिए आईपीसी में प्रावधान है भाई। नहीं तो सूचना हम बता रहे हैं ना, सहायता ना करना अलग बात हो गई भाई। हर एक शब्द अलग अलग मायने रखता है। देखिए आपका भाई इसके आपका इधर होगा 76 से 200। एक लाइन भाई, अब मिल जाए तभी आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो फिर 176 है भाई, 176। आप क्या बता रही थी, मैंने क्या पूछ रही थी आप कि सूचना गलत दिया कि क्या? देखिए हर एक चीज अलग अलग है, एक दो लाइन समझिए। सूचना देने के लिए बाध्य था, नहीं दिया तो आपका अलग मामला है। सूचना दिया, फर्जी मैंने दे दिया, और भरमाने के लिए सांप, मान लीजिए एक व्यक्ति को मारा गया है और कह दिया सांप काट के मर गया हमारे खेत में, ये अलग जाएगा। सूचना दिया, गलत सूचना दिया, यानी कि फर्जी एफआईआर, वो अलग जाएगा। मैंने हर एक चीज के लिए अलग अलग धारा है, एक में आप ना जोड़िएगा। हर एक चीज के लिए सेक्शन क्या है आईपीसी में, अलग अलग। तो सूचना देने के लिए बाधा, ये 39 में पढ़ना नहीं रहता, बस आपका इतना ही जानना। आइए 40 देखा जाए। ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। यानी कि ग्राम में जो भी नियोजित अधिकारी है या ग्राम में जो भी व्यक्ति निवास करता है, मैंने पूरा गांव वाले, ग्रामीण मतलब क्या हुआ, पूरा गांव वाले, उनका ये कर्तव्य है कि वह निकटतम मजिस्ट्रेट को या थाने के भार साधक अधिकारी को निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध के घटित होने की जानकारी उनको हो तो वह किसको जानकारी दें। आपका तत्काल सूचित करें, किसको, निकटतम मजिस्ट्रेट को या थाने के भार साधक अधिकारी को, यानी कि थाना प्रभारी को। और अगर ये लोग नहीं देते सूचना तो ऐसी दशा में दंड के भागी होंगे। अभी धारा बताया गया कि सूचना देने के लिए आप बाध्य हैं कानूनन, और पुलिस को सूचना नहीं देते लोक सेवक को, तो आप 176 के तहत दंड के क्या होंगे, भागी। अब इसमें कुछ गंभीर अपराध दिए गए हैं, वो लिस्ट नहीं देखना है। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन बना है वह आइए। इसमें जो क्वेश्चन आपका एमपी एडीपीओ इंटरव्यू में एक बार बना है वह ये धारा 40 का खंड 2 का सेकंड उपखंड, धारा 40 का खंड 2 निकालिए। आगे है 1 नहीं 2 निकालिए, 1 में वो दिया है सब भाई 2, और 2 का सेकंड क्लास भाई उप धारा 2। देखिए आपका धारा 40 1 में ABCD लिखा है,
उसके बाद देखिए आपका 2 लिखा है। इस धारा में ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमियां आती हैं, ये छोड़ दीजिएगा, नहीं आता। उद्घोषित अपराधी प्रोकोमलेंट ऑफेंडर, यही पूछा जाता है कि सीआरपीसी में उद्घोषित अपराधी कहाँ परिभाषित किया गया है, तो 82 मारकर न आ जाइएगा। 82 में उद्घोषणा की जाती है, परिभाषित नहीं है, तो उद्घोषित कहाँ परिभाषित है ये पूछा गया है, तो धारा 40 के खंड 2 के किस खंड के तहत? सेकंड। भाई उद्घोषित अपराधी कौन होगा, तो आपका इस धारा में इतना ही पूछा गया है। फिर एक बार देखिए, 82 चलेगा ही। अब आइए आपका मैंने ये बस एक लाइन याद रखना है। इसके बाद आइए अगला अध्याय देखा जाए। अब आपका अरेस्ट या गिरफ्तारी से हमें चलना है, यानी कि अब हमें जो पढ़ना है वह गिरफ्तारी से पढ़ना है, या अरेस्ट क्या होता है। और यहाँ से आपका प्री में भी मेंस में भी लगातार क्वेश्चन बनता है। और हम फिर एक बार बताया जा रहा है, इधर की 10-15 धाराएं, कोई धारा छोड़िएगा नहीं, सभी धाराओं से क्वेश्चन बना है। कि यूपी तो आपका पिछली बार जे में एक ही साथ इसके पहले वाले में 3 क्वेश्चन बना दिया, मैं बता दूं, जाकर देखिएगा। यानी कि अध्याय 5 से एक बार में 3 क्वेश्चन, एपीओ में बना था क्या थोड़ा, 3 क्वेश्चन एक बार आया है, 41 से लेकर 60 ए तक। कहाँ कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा वो तो भाई टेक्निकल हम बताएंगे ही, लेकिन आइए आपका कल भी बताया गया। और गिरफ्तारी पहले देखा जाए। देखिए आपका क्या क्या बनता है क्वेश्चन, कि अरेस्ट या गिरफ्तारी क्या होती है, ये हल्का सा देखना है। गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या होता है, ये हमें देखना है। गिरफ्तारी कौन कौन व्यक्ति सक्षम है जो गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया क्या होगी। गिरफ्तारी वारंट के बिना की जाएगी कि वारंट पर की जाएगी, ये सभी बातें हल्का हल्का देखना है पहले। तो पहले तो आपका नियम जानिए कि अरेस्ट शब्द को, गिरफ्तारी शब्द को सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। पहले भूमिका देखिए थोड़ा शॉर्टकट में, आपका संविधान भी जोड़ना पड़ेगा, तब वही बेयर काम नहीं करेगा भाई, पहले ऐसे ही देखिए। वो 41 धारा भी काम नहीं करेगी, जब आपका बताया जाएगा तब वो धारा काम करेगी। आपका अरेस्ट शब्द को कहीं भी सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। तो अरेस्ट या गिरफ्तारी होती क्या है, तो जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन कानून के अनुसार। यानी कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अर्ध नहीं, कैसा प्रतिबंध, पूर्ण, लेकिन मनमाना नहीं, किसके तहत, विधि का पालन करते हुए, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार। अगर किसी व्यक्ति को, अब यही टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है तो क्या रेमेडी, क्या उपचार है। तो आपका ये भी हमें पढ़ना है भाई अलग से। एक तो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसका क्या राइट है, अलग से पढ़ना है, 2-3 केस भी आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें ये पढ़ना है, मैंने बहुत शुरुआती दौर में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये पढ़ना है कि अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह व्यक्ति के पास क्या विकल्प है, क्या रेमेडी है। तो भूमिका में खुद तो बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है
तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। और कौन सी रिट की मांग कर सकता है? हाइबियस कार्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये सही बता रहे भाई, हाइबियस कार्पस। लेकिन यहाँ आपका एक लाइन और याद रखना है, 2-3 लाइन अब इसी पर हम आगे बढ़े। जो ये हाइबियस कार्पस की रिट है, इसकी मांग के लिए अगर सरकार के किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अरेस्ट करके रखा है, तब उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं 32 के तहत। पिटीशन या याचिका दायर कर सकते हैं और हैबियस कार्पस रिट जारी करने की मांग कर सकते हैं। लेकिन एक टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने ही दूसरे प्राइवेट व्यक्ति को बंदी बना लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पहले हाई कोर्ट। ये नियम है। जैसे कि दो उदाहरण देखिए, पहले एक प्राइवेट और एक कौन सा? सरकारी। मान लीजिए एक पिता है, उसकी लड़की उसकी मर्जी के विरुद्ध विवाह कर ली है। पिता उस लड़की को अपने घर में बंद कर रखा है। आपका और लड़का उच्च, तो लड़का कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट? पहले हाई कोर्ट, क्योंकि जो आपका अवैध रूप से जो व्यक्ति बंदी बनाया है वो सरकारी प्राधिकारी नहीं है, बल्कि पिता क्या है? प्राइवेट। तो ऐसी दशा में उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? हैबियस कार्पस। पिता को कहेगा पुलिस को इस तारीख को लड़की को सशरीर लेकर हाई कोर्ट में क्या करिए? हाजिर। अगर लड़की कह दी कि हम विवाह किए हैं, पिताजी जबरदस्ती रखे हैं, तब तो भाई लड़का लड़की अलग चले जाएंगे। और अगर लड़की कह देती हैं कि हमारा तो अपहरण इस लड़के ने किया था, पिताजी हमारे सही है, तो 4-5 मुकदमे लाद दिए जाएंगे। यानी कि अब कोई उपाय नहीं होगा, दुराचार से लेकर और 4-5 लाद दिए जाएंगे आपका, निश्चित तौर पे। तो हाई कोर्ट में क्या होता है? सबकी नजरें वहीं रहती हैं। मैं बता दूं, अब हाई कोर्ट में आपका क्या होगा, तो ये बताइए। ये हाइबियस कार्पस की रिट जारी कराई गई किस व्यक्ति के खिलाफ? प्राइवेट की सरकारी? प्राइवेट। और पुलिस ने गिरफ्तार किया है तब भी। तो कौन सी रिट व्यक्तिगत रिट कही जाती है? पर्सनल। तो हैबियस कार्पस। और एक लाइन और याद रखिए, दो और क्वेश्चन जो हिटेड है। रूल निशी का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? शो काज नोटिस, तो हैबियस कार्पस। और किस रिट में रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता? तो हैबियस कार्पस। बताया जाएगा आगे वो तो। हैबियस कार्पस। एक लाइन ना पढ़िएगा, पढ़िएगा तो एक के बार 8-10 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ा जाए भाई। यानी कि बताने का मतलब फिर से हैबियस कार्पस में भाई आपका रिट में रेस जुडिकेटा यानी कि प्रांग न्याय या पूर्व न्याय लागू नहीं होता, जो सीपीसी की धारा 11 में है, लागू नहीं होता। आपका आगे क्यों नहीं लागू होता, जब इसी में बताया जाएगा। सोमवार को कुछ आ जाएगा मामला, आज तो भाई कम ही चल पाएगा, लेकिन सोमवार को आपका बताया जाएगा। आपका गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि राइट पहले जानिए तब गिरफ्तार करवाइए। फिर आगे देखिए, आपका भूमिका आज कम से कम लंबी भूमिका है इसकी। यानी कि एक तो आपका अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अरेस्ट करके रखा गया है, तो वह व्यक्ति और क्या कर सकता है? क्या रेमेडी है? तो सभी रेमेडी आगे बताया जाएगा। एक नहीं, कम से कम 10 रेमेडी हैं अवैध गिरफ्तारी पर। 10 याद रखना है मेंस और इंटरव्यू के लिए। अगला देखा जाए, कौन व्यक्ति सक्षम है? जो गिरफ्तारी होती है दो प्रकार से हो सकती है। एक तो न्यायालय ने गिरफ्तारी का आदेश दिया हो, या गिरफ्तारी का परिपत्र यानी कि वारंट जारी किया हो। याद रखिए,
या तो न्यायालय मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश साहब ने गिरफ्तारी का आदेश दिया हो पुलिस को, इस व्यक्ति को क्या करिए गिरफ्तार, या गिरफ्तारी का क्या जारी किया हो वारंट। अगर ऐसा है तो सेक्शन जो लागू होगा ये 41 से 60 नहीं होगा। अगर न्यायालय ने आदेश दिया है तो इसके लिए सेक्शन अलग हम पढ़ाएंगे, साथ में ही पढ़ाएंगे 41 से 60 के बाद। वह सेक्शन जाएगा 70 से लेकर 81। कौन सा सेक्शन? लेकिन ये कब लागू होगा? जब न्यायालय ने गिरफ्तारी का क्या दिया हो आदेश। पुलिस को ये पावर है, दूसरा प्रकार, कि पुलिस वारंट के बिना या न्यायालय के आदेश के बिना भी कुछ दशाओं में किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर ले। अब यहाँ अगर ऐसी कंडीशन है तो सेक्शन जो लागू होगा सीआरपीसी का वह 41 से लेकर 60A। तो पहले नए लोग बंटवारा कर लें। वारंट के बिना गिरफ्तारी हो रही है तो 41 से कौन सी धारा? 60 है। और वारंट पर गिरफ्तारी हो रही है तो 70 से लेकर कहाँ तक? 81। दिमाग में ये पहले बैठाइए शुरुआती दौर में, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। अगला आपका ये आया, यहाँ दो क्वेश्चन मेंस में फिर उत्पन्न हुए, लगातार पूछे जाते हैं। अगर यूपी एपीओ में सतर्क रहना है, पहला क्वेश्चन रहे और ये रहे कि उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जिसमें कि पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना यानी कि परिपत्र के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है। और पहला क्वेश्चन यूपी एपीओ में रहे, पहला क्वेश्चन है मैंने आपका पेपर में, तो सीआरपीसी न लिखिएगा क्योंकि पहला क्वेश्चन पुलिस एक्ट से रहता है। और ये क्वेश्चन आए तो पुलिस एक्ट की धारा 34 लिखना है। और मैं बताया था कितनी कंडीशन थी? 8। और दंड कितना है? 50 रुपये तक का नहीं, 8 दिन का कारावास या 50 रुपया जुर्माना। कितनी दशा मैं बता चुका हूँ भाई? 8। लेकिन ये कब लिखेंगे? जब आपका पहला क्वेश्चन आए, मेंस में आए या पुलिस एक्ट में आए, प्री में भी। लेकिन यही क्वेश्चन अगर सीआरपीसी में दे तो भाषा एक ही रहेगी कि उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जिनमें कि पुलिस किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट क्या कर सकती है? गिरफ्तार। लेकिन ये क्वेश्चन हम कहाँ ले जा रहे हैं? सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में आए तो मुख्य रूप से तो 41 लिखना ही है और 5-6 धाराएं लिखनी है जो डिटेल में आपका आगे बताया जाएगा, ये नहीं कि खत्म हो गया। सीआरपीसी में आए तो 41 मुख्य रूप से, और पुलिस एक्ट में यही क्वेश्चन आ जाए तो 34। पहला क्वेश्चन आए तो कौन लिखेंगे? पुलिस एक्ट का कि सीआरपीसी का? पहला क्वेश्चन सावधान रहेगा भाई मेंस में। अगला देखिए, कौन व्यक्ति सक्षम है जो अरेस्ट कर सकता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो 3 लोगों को सक्षम माना गया है, एक पुलिस को, दूसरा प्राइवेट व्यक्ति को और तीसरा मजिस्ट्रेट को। फिर एक बार देखिए, वारंट के बिना कौन व्यक्ति गिरफ्तार करने में सक्षम है? तो तीनों याद रखिएगा। पहला आपका पुलिस मारिएगा, सेक्शन भी मैं बता रहा हूँ 41 और मुख्य रूप से 42। प्राइवेट व्यक्ति भी किसी आम आदमी को गिरफ्तार कर सकता है, ये सेक्शन हम बताएंगे 43 में। और मजिस्ट्रेट द्वारा भी गिरफ्तारी होगी किस सेक्शन में? 44। तो चारों ये 2 धाराएं हैं, रट कर जाना है। फिर एक बार याद रखिए, पुलिस द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी किन 2 धाराओं में? मुख्य रूप से। ये नहीं कि पूरा पढ़ा दिया गया इतना जल्दी। कौन कौन सी धारा रटिए? 41 और 42। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की धारा में 43, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 44 और धारा 45 सशस्त्र बलों को
गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया गया है। उत्तराखंड पूछा गया था कि धारा 40। देखिए उत्तराखंड में दो मॉडल बना है भाई, फिर मैं बताऊं। पहला मॉडल बना है कि सेक्शन 45 किसका एक्सेप्शन है, 41 का, 42 का, 43 का, 44 का, उपर्युक्त सभी का। तो किसका एक्सेप्शन है, धारा लिखी गई है उसमें 45 में, एक बार पढ़िए भाई। नए लोग एक बार पढ़े भी, अपने मन से नहीं बताया जा रहा है। किन धाराओं का अपवाद है ये, 41 से लेकर 41, 42, 43, 44, बस रटे रहिए। दूसरा क्वेश्चन, सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी से संरक्षण किस धारा में दिया गया है, तो 45 में। किस धारा में, 45। किसकी अनुमति से गिरफ्तार किया जा सकता है, केंद्र सरकार की। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई मान लीजिए कि RAF का व्यक्ति है, सैनिक है, अर्धसैनिक बल है, या आपका कह सकते हैं कि यानी कि अगर कोई केंद्रीय बल है और ऑन ड्यूटी अपराध करता है, तो जब तक, याद रखिएगा, जब तक केंद्रीय सरकार परमिशन न दे दे, ये गिरफ्तारी उसकी होगी कि नहीं होगी, तो उसकी गिरफ्तारी संभव। तो कौन सी धारा है भाई इसमें जो कहता है कि वो बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के गिरफ्तारी नहीं। बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त है। अगर 20-25 लोगों को ठोक भी देते हैं, जैसे अभी तो ठोके थे भाई, आपका ने मारे थे मणिपुर की, कहाँ, नागालैंड, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, जांच कमेटी बैठाई गई, लेकिन ये नहीं कि गिरफ्तार बिना, जब तक केंद्रीय, जम्मू कश्मीर में हर एक जगह यही नियम लागू होगा। केंद्रीय बल अगर मार भी देते हैं किसी को, तो एक तो जब तक कि मुकदमा सरकार न चाहे दायर नहीं होगा, बहुत बड़ा संरक्षण है, गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार क्या न दे दे, अनुमति। अब मुकदमा भी आगे नहीं बढ़ेगा 197 में CRPC, जब तक कि कौन न अनुमति दे दे। बहुत बड़ा पावर है, ये भी याद रखें, अनुमति दे दे तो सब, न दे तो कुछ नहीं। तो सोमवार को इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी तो भाई सामान्य बातें बताई गई, यानी कि आपका भानुमति का पिटारा बताया गया। अब एक एक चीजें गिरफ्तारी के बारे में डिटेल में सोमवार से चलेगी। भाई मेंस के लिए भी इधर 4-5 क्वेश्चन आपका सोमवार को दो तो कम से कम बताया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार पहले, फिर अवैध गिरफ्तारी से क्या संरक्षण है, अभिरक्षा और गिरफ्तारी में क्या अंतर है, निरुद्धि शब्द आता है, इन सबों में अंतर ही बताना है। तो सोमवार का लेक्चर छोड़िएगा ना, नहीं तो एक कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है।